जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, आई होप सो कि फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। अब ज्योग्राफी को भी ऐसे ही आप लोग एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करते चलिए भाई। ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी को तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज जाके पहले उसकी 10-10 वीडियोज को लगाइए, हिस्ट्री और पॉलिटी को वहां से रिवाइज कीजिए आप लोग। ठीक है, और अभी ज्योग्राफी की ये सीरीज चल रही है साथ साथ, तो इसको भी कंटिन्यू कीजिए भाई। ठीक है, चलिए आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। इन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज कॉल्ड। कि हमारे बेसिकली जो सन है और हमारी जो अर्थ है, इसके बीच का ये जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, इसको कहा क्या जाता है बेसिकली। ठीक है, सो देखिए लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है वो है बच्चों 150 मिलियन किलोमीटर। एवरेज डिस्टेंस क्या है भाई? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ इस तरीके से, सो दो पोजीशंस ऐसे बनती हैं जब अर्थ एक बार सन के पास आ जाती है जिसको पेरिहिलियन बोलते हैं, और एक बार अर्थ सन से दूर चली जाती है जिसको एपिहिलियन कहा जाता है बच्चों बेसिकली। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज कॉल्ड। उसको कहा क्या जाता है? क्या उसको लाइट ईयर बोलते हैं, क्या उसको पैरालैक्टिक सेकंड बोलते हैं, क्या उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, या उसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं? देखिए है तो ये सारी की सारी जो डिनोमिनेशन है सभी लेंथ मेजर करने की ही यूनिट्स है बेसिकली। ये सारी की सारी लाइट ईयर, पैरालैक्टिक सेकंड, ये सब डिस्टेंस मेजर करने की ही यूनिट है। ठीक है, लेकिन जो एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में बच्चों, उसको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसकी वैल्यू कितनी होती है? अबाउट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर बेसिकली। ठीक है, लाइट ईयर आप जानती है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, उसको लाइट ईयर बोल देते हैं बेसिकली। पैरालैक्टिक सेकंड भी लेंथ मेजर करने की यूनिट, और एंगस्ट्रॉम भी लेंथ मेजर करने की यूनिट होती है बच्चों। ठीक है, सो ये ध्यान रखेंगे इन सभी के बारे में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू हैव लीप ईयर एवरी 4 इयर्स। हर 4 साल के बाद ही लीप ईयर क्यों आता है बच्चों? बेसिकली इसका रीजन पूछा जा रहा है। ठीक है, सो देखिए द अर्थ गेट्स शिफ्टेड आउट ऑफ द ऑर्बिट एवरी 4 इयर्स। क्या अर्थ अपने ऑर्बिट से बाहर शिफ्ट हो जाती है 4 साल के बाद, जिसकी वजह से एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है? सो क्या ऐसा है? नेक्स्ट देखिए द रेवोल्यूशन स्लोज डाउन अ लिटिल वंस एवरी 4 इयर्स। कि हर 4 साल के बाद अर्थ का ये जो रेवोल्यूशन है ना सन के चारों तरफ, ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, जिसमें अर्थ एक दिन फालतू टाइम ले लेती है। क्या ऐसा है? थर्ड है द लेंथ ऑफ द ईयर इज नॉट इंटीजर नंबर ऑफ डेज। की जो लेंथ है बेसिकली ईयर की हमारी, वो जो डेज है, नंबर ऑफ डेज, वो इंटीजर यानी कोई होल नंबर नहीं है बेसिकली, वो कोई ना कोई उसमें नंबर जो है वो पॉइंट्स में जाके है बेसिकली, ऐसा कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज ए कन्वेंशन। क्या ये कोई प्रथा है? तो कन्वेंशन तो नहीं हो सकती है। सो देखिए क्या अर्थ अपने ऑर्बिट से बाहर शिफ्ट होती है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। अर्थ हैज ए फिक्स्ड ऑर्बिट बेसिकली, इसमें वो सन के चारों तरफ घूमती है, सो अर्थ ऑर्बिट से बाहर तो नहीं जाती है। क्या रेवोल्यूशन करते टाइम अर्थ थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है हर 4 साल के बाद? तो ऐसा भी नहीं है बच्चों। ठीक है, अर्थ की स्पीड कांस्टेंट रहती है बेसिकली रेवोल्यूशन के टाइम पे, वो स्लो डाउन नहीं करती है। तो फिर 4 साल के बाद ये लीप ईयर कैसे आता है? देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो एक साल होता है बेसिकली, एक साल, पहला जो साल मान लीजिए हमारा भी एक साल चल रहा है फर्स्ट ईयर, ये कितने दिनों में पूरा होता है भाई? हम तो काउंट करके चलते हैं कितना, 365 डेज, बट एक्चुअल में 365 डेज नहीं होता है बच्चों। इससे बाहर एक्स्ट्रा 6 आवर्स भी होते हैं, जिसको हम पहले साल में निगलेक्ट कर देते हैं। 6 घंटे ज्यादा लगते हैं बेसिकली अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने में। फिर ऐसे ही जब सेकंड ईयर आता है तब भी हम क्या करते हैं, सिर्फ 365 डेज को कलेक्ट वो करते हैं कंसीडर, 6 आवर्स को छोड़ देते हैं। ऐसे फिर जब थर्ड ईयर आता है, सो थर्ड ईयर में भी हम क्या करते हैं, 365 डेज को काउंट करते हैं, 6 आवर्स को फिर से छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब फोर्थ ईयर आता है ना बच्चों, 4 साल पूरे होते हैं बेसिकली, सो ये 365 डेज तो लगते ही लगते हैं, साथ में ये 6-6 घंटे मिलाकर पूरा ये जो है, ये मिलाकर पूरा 24 घंटे पूरे हो जाते हैं, 24 आवर्स। और 24 आवर्स का आपका क्या बन जाता है? एक दिन बन जाता है। सो इसीलिए 4 साल के बाद आपका क्या काउंट होता है? एक दिन एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। और उस डे को किस मंथ में ऐड किया गया बेसिकली? तो उसको फेब में ऐड किया गया बच्चों। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये 6-6 घंटे जुड़ते हैं बेसिकली 4 सालों में, तब जाके वो 24 घंटे बनते हैं, और 24 घंटे का आपका एक दिन ऐड हो जाता है बेसिकली। सो लीप ईयर में आपके पास 366 डेज होते हैं बच्चों, इसलिए लीप ईयर 4 साल बाद आता है बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव्स दैट हेल्प्स साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आर। कि हमारी अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब है, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अर्थ के कैसे पता लगता है कि अंदर कंपोजिशन क्या क्या है, कौन से अमाउंट की कौन सा एलिमेंट किस कंपोजिशन के अंदर प्रेजेंट है बेसिकली, सो वो कैसे पता लगता है हमें? तो उसमें क्या प्राइमरी वेव्स हेल्प करती हैं, क्या सेकेंडरी वेव्स हेल्प करती हैं, क्या सरफेस वेव्स हेल्प करती हैं, या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हेल्प करती हैं? देखिए इस क्वेश्चन का ना एक आंसर देना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा बेसिकली, बिकॉज जो प्राइमरी वेव्स हैं और सेकेंडरी वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स ही अर्थ के सरफेस के अंदर चलती है बेसिकली, जब अर्थक्वेक आता है आपका। ठीक है, हालांकि जो सरफेस वेव्स है, ये वो वेव्स हैं जब आपकी अर्थक्वेक वेव्स यानी जो सीस्मिक वेव्स है, जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर पहुंच जाती है तो उनको सरफेस वेव्स बोलते हैं। ये आगे दो टाइप की होती है, एल वेव्स और आर वेव्स बेसिकली, लव वेव्स और रेले वेव्स। ठीक है,
तो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो ए और बी दोनों भी हो सकते हैं, बट चलिए हम यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स मान के चलते हैं। बेसिकली देखो प्राइमरी वेव जो होती है ना बच्चों, प्राइमरी वेव्स की स्पेशलिटी ये होती है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में से ट्रेवल कर सकती है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में से ट्रेवल कर सकती है। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स है आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वेव्स में से ही ट्रेवल सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से ट्रेवल करती है। ये इसमें लिक्विड और गैस में से ट्रेवल नहीं करती है बच्चों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर प्राइमरी वेव्स भी होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये तीनों के बारे में बताता है हमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सेकेंडरी वेव्स हमें सिर्फ सॉलिड के बारे में बताता है बच्चों, ठीक है। सो ये प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है बेसिकली, इसका आंसर तब भी अनसर्टेन ही था, बट ऑप्शंस यही थे, तभी मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ रखा है बेसिकली, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the time of a place located on 165 degree east meridian is 11 p.m. on Sunday, what would be the time at the place located on 165 degree west meridian? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ को लेटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली बच्चों डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो अर्थ की वर्टिकल डिवीजन उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ये जो हमारा 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होता है, इसको क्या कहा जाता है भाई, 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन बेसिकली, सबसे पहला मेरिडियन, ठीक है। अब क्या है, इस प्राइम मेरिडियन ने अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। ये है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो आपका हेमिस्फीयर है ये हाफ बेसिकली स्फीयर हो गया, तो अर्थ जो है वो हाफ कितनी डिग्रीज के अंदर डिवाइडेड है, सो वो डिवाइडेड है, यानी कि अगर आप यहां से चलोगे ना 0 1 2 3 4 5 ऐसे आप ड्रॉ करते चलोगे बेसिकली, सो आप लास्ट में कहां तक पहुंचोगे, 180 डिग्री तक। और ऐसे ही जब आप वेस्ट में इसको डिवाइड करोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 करते चलोगे, सो यहां भी आप कहां तक पहुंचोगे, 180 डिग्री तक। तो वो जो 180 डिग्री की लाइन होती है ना दोनों तरफ से, वो कॉमन आती है बच्चों, ठीक है। और इसी 180 डिग्री की लाइन को क्या कहा जाता है भाई, इंटरनेशनल डेट लाइन बेसिकली, ठीक है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास 165 डिग्री ईस्ट का मेरिडियन है, ये ईस्ट हो गया हमारा, मान लेते हैं कि ये 165 डिग्री ईस्ट का मेरिडियन है, ठीक है, 165 डिग्री ईस्ट। इसके ऊपर 11 बजे हुए बेसिकली, कितना टाइम हो रखा है, हाँ जी 11 बजे रखे, रात के 11 PM है बेसिकली, ठीक है, 11 PM संडे को, संडे हो रखा है, 11 PM है संडे को। सो हमसे पूछा जा रहा है कि 165 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम होगा, 165 डिग्री वेस्ट, ठीक है, इस पे टाइम पूछ रहा है आपसे। अब एक बात ध्यान रखिए बच्चों, क्या हमारी अर्थ को एक चक्कर पूरा करने में बेसिकली अपनी एक्सिस के ऊपर कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। और 24 आवर्स में वो कितना डिग्री घूम जाती है, सो सर्कल का एंगल कितना हुआ, 360 डिग्री बेसिकली। सो हमारी जो अर्थ है ना बच्चों, वो 24 आवर्स के अंदर 24 आवर में कितना घूम जाती है भाई, 360 डिग्री। या यूं कह लीजिए कि पूरा एक चक्कर लगाने में अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। 360 डिग्री घूमने में कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे। अब यहाँ 165 डिग्री पे 11 बजे संडे के रात के बेसिकली एग्जैक्टली हमें 360 डिग्री घूम के इसके उल्टा आना 165 डिग्री वेस्ट के ऊपर। सो डेफिनेट सी बात है कि दोनों के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होगा, 24 घंटे का टाइम डिफरेंस होगा भाई, 24 घंटे होगा कि नहीं होगा। सो अगर यहाँ पर 11 बजे संडे के रात के बेसिकली, सो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, कि क्या यहाँ पर 11 PM होगा संडे का, यहाँ पर 12 नून होगा संडे का, यहाँ पर 11 AM होगा संडे का, या 11 PM होगा सैटरडे का। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आप पीछे ट्रेवल करते हो ना, वेस्ट की तरफ आओगे तो एक डेट पीछे चलती है बेसिकली, वो लाइन, वो सब इंटरनेशनल डेट लाइन से पीछे है, ठीक है, वेस्ट की साइड है। सो एक डेट पीछे चलती है आपकी वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर इस तरफ बेसिकली। तो मैंने क्या कहा, 24 घंटे एग्जैक्टली पीछे आ जाओ। अगर यहाँ 11 बजे रात के, तो यहाँ भी 11 ही होगा बेसिकली टाइम तो, लेकिन एक दिन पीछे हो जाएगा पूरे का पूरा। तो संडे की जगह क्या आ जाएगा, सैटरडे आपका, क्या आ जाएगा भाई, सैटरडे आ जाएगा। एग्जैक्टली 11 बजे होंगे सैटरडे के, बाद ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। 24 घंटे घूमने में, 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूमती है, और 15 डिग्री अर्थ 1 घंटे के अंदर घूम जाती है बेसिकली, यानी 0 डिग्री से 15 डिग्री तक जाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से 360 डिग्री घूमने में अर्थ को 24 घंटे लगते हैं। इस कैलकुलेशन से आपके ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे इजीली, कोई भी कैलकुलेशन आप करनी पड़ेगा आपको, ठीक है। सो ये देख लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिट वोल्केनो कोन इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटा कोन बिकॉज ऑफ दी, जो कंपोजिट वोल्केनो का स्ट्रक्चर बनता है आपका बेसिकली, इसको स्ट्रेटा कोन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ, बेसिक क्यों बोला जाता है इसको ऐसा, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग शीट्स ऑफ लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, अनइवन स्ट्रीम्स ऑफ लावा फ्लो, क्या स्ट्रीम का लावा का जो फ्लो अनइवन होता है, कैटालिस्मिक इरप्शन बेसिकली की बहुत भारी मात्रा में इरप्शन होती है, या इरप्शन ऑफ लावा फ्लो फ्रॉम ए फीजर, या वो फीजर से लावा बाहर आता है। सो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कंपोजिट वोल्केनो होता है ना, वो काफी बड़ा वोल्केनो बनता है बच्चों, इस तरीके से, अगर ये वेंट है आपका, ठीक है, इस तरीके से। सो इस तरीके से कंपोजिट वोल्केनो, कोन वोल्केनो एक होता है, काफी बड़ा वोल्केनो बनता है बेसिकली ये।
अब ऐसा वोल्केनो डेफिनेट सी बात है कि फीजर आउट करके तो नहीं बनेगा, वो ब्लास्ट आउट करके ही बनेगा, जब लावा बहुत भारी मात्रा में ऐसे बाहर आके फटता है बेसिकली, और जो उसकी ऐश होती है वो भी काफी दूर तक एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रेवल करती है बच्चों, ठीक है। सो उस केस में जो आंसर होगा आपका वो होगा कैटालिस्मिक इरप्शन बेसिकली, जब इरप्शन आपका काफी बड़ी मात्रा में होगा, काफी भारी मात्रा में होगा, तभी आपको कंपोजिट वोल्केनो या स्ट्रेटोवोल्केनो देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है भाई, ठीक है। कुछ टाइप्स के रॉक्स दिए गए हैं, उनको बताना है कि ये कौन से टाइप्स के हैं बेसिकली। सो ध्यान से देखेंगे बच्चों। स्लेट, देखिए स्लेट जैसा कि आप जानते हैं कि स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है बच्चों, स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है आपका लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है बेसिकली आपका एक सेडिमेंट्री रॉक है। लिग्नाइट क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट एक नॉन फेरस मिनरल है बच्चों, नॉन फेरस मिनरल। और ग्रेनाइट क्या है भाई, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है बेसिकली, जो लावा के इरप्शन से बनता है, उसको वो ग्रेनाइट है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पर ये चार ऑप्शन एग्जैक्टली मैंने आपके सामने इनको मैच कर दिया। ऑप्शन बन रहे हैं 2 4 3 और एक सेकंड 2 4 3, हाँ 2 4 3 1 ये ऑप्शन बनेगा बच्चों, बी ऑप्शन बनेगा इसका 2 4 3 1 भाई, ठीक है। इनको याद रखिएगा एग्जाम में, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं एसएस एग्जाम के अंदर, इवन एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। सो ये तो याद करने वाले क्वेश्चन है, इनको एज इट इज याद कीजिए भाई। Which one of the following is a direct source of information about the interior of the earth? अभी इंटीरियर की हमने पहले ही बात करी थी, अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट सोर्स है इंफॉर्मेशन का जिससे अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें पता लगता है बच्चों, ठीक है। सो देखिए क्या वो अर्थ को एक वेव से हमें पता लगता है, वोल्केनो से पता लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से पता लगता है, या अर्थ के मैग्नेटिज्म से पता लगता है। सो जैसे वो बात कर रहे हैं कि अर्थ के इंटरनल के बारे में हमें पता करना है बच्चों, की अर्थ के इंटरनल के बारे में हमें पता करना है। सो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ के इंटरनल के बारे में तो कुछ भी पता लगने वाला नहीं है, और अर्थ के मैग्नेटिज्म से भी अर्थ के इंटरनल के बारे में कुछ भी पता लगने वाला नहीं है। सो जहां पर भी 3 और 4 होगा वो ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं, देखो अर्थक्वेक वेव्स जिसमें हमारी पी वेव्स चलती हैं, एस वेव्स चलती हैं, हमारी सरफेस वेव्स चलती हैं, उससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है कि अर्थ की कंपोजिशन कैसी है। और वोल्केनो तो है ही डायरेक्ट सोर्स बेसिकली, क्योंकि अर्थ के इंटरनल से आपका मटेरियल बाहर आता है, सो यू गेट टू नो अबाउट द कंपोजिशन कि अर्थ के इंटरनल में है क्या क्या बेसिकली, ठीक है। सो यहां पर जो डायरेक्ट सोर्स है आपकी जानकारी के जिससे अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगता है वो है अर्थक्वेक वेव्स और वोल्केनो बेसिकली। सो आंसर हो गया आपका क्या, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, ये तो चलिए आसान क्वेश्चन हो गया कि सोलर एक्लिप्स कब लगता है बेसिकली। द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, क्या अर्थ आ जाती है सन और मून के बीच में। द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, द मून कम्स एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द सन एंड द अर्थ, द सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। सो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सब सभी अच्छे से जानते हैं बेसिकली कि ये अगर आपका सन है, ये आपकी अर्थ है बेसिकली। सो जब ये मून आपका यहाँ पर आ जाता है ना, अर्थ और सन के बीच में बेसिकली जब मून आ जाता है आपका, तब बच्चों क्या लग जाता है यहाँ पे, ये सोलर एक्लिप्स लग जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है बेसिकली, सूर्य ग्रहण, ठीक है जी। सो ये आसान क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा इसका, ये द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब आप अर्थ से सन को देखते हो तो बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज आर करेक्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में पूछा जा रहा है भाई। क्या वर्नल इक्विनॉक्स आपका 21 मार्च को होता है, समर सोल्स्टिस आपका दिसंबर 22 को होता है, ऑटोमनल इक्विनॉक्स आपका सितंबर 23 को होता है, या विंटर सोल्स्टिस आपका जून 21 को होता है बेसिकली, ठीक है। सो देखिए ध्यान से सुनेंगे बात को। इक्विनॉक्स और सोल्स्टिस किसको कहा जाता है, शायद लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। इक्विनॉक्स तो कहा जाता है जब सन एग्जैक्टली ओवरहेड होता है बच्चों इक्वेटर के, और जिस दिन आपको सन जो है एग्जैक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर के, और उस दिन पूरी अर्थ के ऊपर इक्वल लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स होती है बेसिकली, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स होता है साल में 2 बार बेसिकली, इस बात को ध्यान रखेंगे। इक्विनॉक्स साल में 2 बार होता है, एक बार सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है ट्रेवल करके बेसिकली, यहां तक सन नहीं जाता, अर्थ की पोजीशन ऐसे चेंज होती है बेसिकली, कहने की बात आ जाती है सन जाता है, अर्थ की पोजीशन, यानी ये अगर सन है, अर्थ जब आपकी इसकी चारों तरफ घूम रही होती है ना, अर्थ क्योंकि इंक्लाइंड है बेसिकली, ऐसे इंक्लाइंड अर्थ, तो एक पोजीशन ऐसी आती है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सन के सामने होता है, और एक पोजीशन ऐसी आती है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सन के सामने होता है, यानी कि उसकी वर्टिकल रेज उसके ऊपर पड़ रही होती है बेसिकली, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन की वर्टिकल रेज पड़ रही होती है ना, तब इंडिया में आपका समर सीजन चल रहा होता है और यहाँ पे विंटर सीजन चल रहा होता है बेसिकली, ठीक है। इंडिया के स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली बहुत ज्यादा। अब जब सन यहां पर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जब सन इसके ऊपर होता है, तब इंडिया में आप क्या देख रहे होते हैं कि भारत में विंटर सीजन चल रहा होता है, और यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रही होती है, समर सीजन चल रहा होता है बेसिकली, ठीक है। सो देखिए ये जो सिचुएशन है ना, जब सन एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होता है,
जब सन यहाँ होगा तो भारत एग्जैक्टली वो डेट बताई जाती है बेसिकली जिस दिन वो होगा, इसको सोल्स्टिस कहा जाता है बच्चों, सोल्स्टिस। और इस दिन क्या होता है, भारत के अंदर लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है समर सोल्स्टिस के दौरान, जब समर सोल्स्टिस होता है बेसिकली, ठीक है। तो उस दिन लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी बेसिकली। और जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा ना बेसिकली, तब भारत में शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगी बच्चों, उसको विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है, विंटर सोल्स्टिस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सो ये चार चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों ने। दो बार इक्विनॉक्स आता है, एक बार आता है समर सोल्स्टिस और एक बार आता है विंटर सोल्स्टिस, ठीक है। सो इक्विनॉक्स देखिए दो तरीके के आते हैं, एक आता है वर्नल इक्विनॉक्स, जी हाँ ये तो बिल्कुल 21 मार्च को ही आता है, और एक आता है ऑटोमनल इक्विनॉक्स, जी हाँ ये भी 23 सितंबर को आता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। 21 मार्च को और 23 सितंबर को सन जो है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर के ऊपर, और पूरी अर्थ के ऊपर लगभग आपको इक्वल डेज और नाइट्स देखने को मिलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए, क्या हमारा समर सोल्स्टिस दिसंबर 22 में आएगा क्या? नहीं, हमारा समर सोल्स्टिस तो 21 जून को आता है बेसिकली, 21 जून को, इस डेट को उल्टा करके लिखा गया यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए। और हमारा विंटर सोल्स्टिस आता है 22 दिसंबर को बेसिकली। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे ये दो ऑप्शन वैसे गलत है बेसिकली, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इनकी डेट इंटरचेंज कर दे तो फिर ये दो ऑप्शन भी ठीक हो जाते हैं आपके, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है, सॉरी वो है कहां पर दिया गया है, हाँ 1 and 3, बेसिक यही आंसर है आपका, 1 and 3 ओनली, ठीक है। सो ये ध्यान रखना कि सोल्स्टिस क्या होता है और इक्विनॉक्स क्या होता है, लास्ट वीडियो में बताया था, आज फिर से थोड़ा बताया, आगे भी आ जाएगी चीजें। तो नेक्स्ट देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं बेसिकली, उनके बारे में क्या ट्रू है, क्या वो लेयर्ड रॉक्स होते हैं, क्या उनके अंदर फोसिल्स होते हैं, या वो ट्रांसपोर्टेड रॉक्स होते हैं, या मेनी ऑफ दीज आर फॉर्म्ड इन वाटर बॉडीज। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म के जो रॉक्स होते हैं जो लावा और मैग्मा से बनते हैं बेसिकली, लावा यानी जब अर्थ से बाहर आ जाता है वो उसको लावा बोल देते हैं, अर्थ के अंदर होता है तो मैग्मा बोलते हैं। सो उससे जो रॉक्स बनते हैं आपके वो कौन से होते हैं, इग्नियस रॉक्स बेसिकली, वो होते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है। अब इग्नियस रॉक्स की टाइम के साथ जब क्या होती है, थोड़ी सी फ्रेगमेंटेशन होती है, वो टूटते हैं बेसिकली, और टूटने के बाद वो रिवर्स के थ्रू या सॉइल एयर के थ्रू वो ट्रेवल करके किसी दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर वहां पर जब वो आपस में जुड़ जाते हैं बेसिकली, ठीक है, जिसको लिथिफिकेशन कहा जाता है प्रोसेस को, जब उनकी लिथिफिकेशन हो जाती है और वो एक नए पत्थर का रूप ले लेते हैं, उन पत्थरों को सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब डेफिनेट सी बात है कि वो एक पत्थर तो नहीं है पूरे का पूरा जो टूट कर आकर वहां गिर गया, वो पत्थरों के टुकड़े हैं जो वहां आकर गिरे हैं, और वो वहां जमेंगे एक दूसरे के ऊपर, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। सो अगर एक दूसरे के ऊपर जुड़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि उनके बीच में क्या होगी, लेयर्स भी होंगी। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ पत्थर ही आकर जुड़ेंगे, वहां पर कोई पेड़ पौधे, कोई कुछ भी उसके बीच में, लकड़ी का टुकड़े, कुछ भी आके जुड़ सकता है। सो उनके बीच में फॉसिल्स भी मिलने की बहुत भारी मात्रा होती है बेसिकली। सो ये दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल ठीक है। क्या ये ट्रांसपोर्टेड रॉक्स है? जी हाँ। क्या ये वाटर बॉडीज के अंदर ही बनते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, बट लगभग आपको देखने को मिल जाते हैं। जहां रिवर पहले फ्लो किया करती थी, रिवर का फ्लो चेंज हो गया, वहां पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, टाइम के साथ वो वहां जुड़ते चले गए, उनका लिथिफिकेशन हो गया और वो बन गए आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बच्चों, ठीक है। सो ये चारों ऑप्शन ठीक है यहाँ पे, सो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही मैच लिस्ट 1 करना है हमें, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ बेसिकली, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ रॉक दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ये बताना है हमें बच्चों। सो देखेंगे ध्यान से भाई, बसाल्ट, बसाल्ट किस तरीके का रॉक है भाई? बसाल्ट जो है आपका वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। एक्सट्रूसिव का मतलब क्या होता है कि देखिए जब आपका ये लावा जो है, लावा अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ का अगर सरफेस है, अगर तो लावा आपका अर्थ के सरफेस से बाहर आकर सॉलिडिफाई होता है, बाहर आकर, सो इससे जो रॉक्स बनते हैं इनको कहा जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन अगर ये लावा आपका अर्थ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है बच्चों, तो इसको कहा जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। सो बसाल्ट जो है आपका वो किसका एग्जांपल है भाई? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल है बसाल्ट आपका, ठीक है। उसके बाद ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, इंट्रूसिव का। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन बेसिकली आपका जो है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है बच्चों, सैंडस्टोन, ठीक है। और मार्बल जो है वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है। मार्बल आपका क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक होता है, जो चेंज्ड फॉर्म होता है लाइमस्टोन की बेसिकली। लाइमस्टोन की चेंज्ड फॉर्म को क्या बोल देते हैं? मार्बल। मेटामॉर्फिक जो तीसरे टाइप का रॉक होता है जो चेंज होने के बाद बनता है बेसिकली, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आसान ही था, आई थिंक इसका आंसर यही बनेगा, एक बार मैच कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सबो लेक इज ए फीचर फॉर्म्ड बाय, ऑक्सबो लेक कब बनती है भाई? ठीक है, रिवर इरोजन इन इज इन यूथफुल स्टेज बेसिकली, ट्रांसपोर्टेशन एक्शन ऑफ द रिवर, या रिवर इरोजन इन मैच्योर स्टेज, या फिर डिपोजिशन इन ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। ऑक्सबो लेक जानते हैं कैसे बनती है? ठीक है, तो देखिए छोटा सा एक प्रोसेस होता है जो आप छोटा सा कोशिश करें यहाँ पे समझने की। सपोज ये कोई रिवर है जो ओरिजिनल फॉर्म में ऐसे फ्लो कर रही होती है बेसिकली, ठीक है। अब इस रिवर का जो फ्लो होता है वो डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, थोड़ी इसमें ऐसे बेंडिंग आनी शुरू हो जाती है, इस तरीके से बच्चों रिवर जो है वो बेंड करना शुरू कर जाती है।
अब ये जो बेंडिंग है ना, ये बेंडिंग एक टाइम पे आके काफी भारी मात्रा में हो जाती है, कुछ इस तरीके से इसमें बेंडिंग मैं आगे ड्रॉ नहीं कर सकता, इसमें काफी ज्यादा, जिसको मिएंडर्स कहा जाता है बच्चों, मिएंडर्स। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये अलग हो जाता है बेसिकली यहाँ से, और रिवर का फ्लो दोबारा फिर से ऐसे ही हो जाता है, ये स्ट्रक्चर नीचे अलग होकर रह जाता है। इसको कहा जाता है ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सबो लेक बेसिकली, ठीक है। सो ऑक्सबो डेफिनेट सी बात है, जब रिवर अपने यूथ स्टेज में होगी तब तो नहीं बना पाएगी, इसको टाइम लगता है बेसिकली इस प्रोसेस को होने में। सो रिवर जब अपनी मैच्योर स्टेज में होती है ना बच्चों, तब ये इरोजन से बनती है क्या? आपकी ऑक्सबो लेक। ध्यान रखेंगे इस बात को, रिवर जब अपनी मैच्योर स्टेज में होती है तब बनती है आपकी ऑक्सबो लेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following is the warm ocean current? ये थोड़ा सा आसान होते हैं, ओशियन करंट्स आपको डायरेक्टली याद करने हैं, ठीक है। हालांकि क्लास में तो हमने इनको प्रॉपर आपके मैप के थ्रू हमने किया है, सारे के सारे ओशियन करंट्स हमने मैप पे ड्रॉ किए थे कि कौन सा करंट कहाँ से फ्लो करता है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको भूलना तो नहीं चाहिए। और वार्म करंट और कोल्ड करंट कैसे बनेगा, वार्म करंट कैसे बनेगा, कोल्ड करंट, कौन सा करंट जब इक्वेटर से ऊपर ट्रेवल करेगा तो वो वार्म होगा, ऊपर से नीचे ट्रेवल करेगा तो कोल्ड होगा। ये सब आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए भाई, हमने क्लासेस के अंदर पढ़ा है इसको, ठीक है। सो यहाँ पर तो डायरेक्टली पूछा गया कि वार्म करंट कौन सा है बेसिकली, तो इसमें तो आसान ही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जो करंट फ्लो करता है उसको ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, यानी कि वो एक वार्म करंट है बच्चों, ये एक वार्म करंट है। बाकी ये सारे के सारे जो है वो कोल्ड करंट है। इसमें तो एक ही आंसर बताना था आपको। सो पहला ऑप्शन देख के ही हमें पता लग गया कि कौन सा है वार्म करंट आपका। बाकी पेरू करंट, बेंगुएला करंट और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये सारे के सारे कोल्ड करंट है बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में कोल्ड करंट चलता है, ऑस्ट्रेलिया के जो नीचे से ऊपर ट्रेवल करता है बेसिकली वो, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में देखिए ना, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ से बेसिकली जो ब्रांच आती है वो वार्म करंट आता है, और यहाँ से जो जाता है ये कोल्ड करंट जाता है बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। ये अब की बात यहाँ से जो भी मैंने बताया वो इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से करंट से रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है। सो हमें बताना है कि ये कौन से करंट कौन कौन से कहां पर चलते हैं बेसिकली। सो देखिए, आपका सबसे पहले एगुलास करंट। सो एगुलास करंट आपका फ्लो करता है भाई कहां पर? इंडियन ओशियन के अंदर बच्चों। उसके बाद आता है आपका कुरोशियो करंट। कुरोशियो करंट आपका फ्लो करता है नॉर्थ पैसिफिक के अंदर। उसके बाद आता है आपका फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट आपका फ्लो करता है नॉर्थ अटलांटिक के अंदर। और उसके बाद आता है फाकलैंड करंट जो फ्लो करता है आपका साउथ अटलांटिक के अंदर। देखो ये एक डायग्राम है जो क्लास के अंदर आप लोग अभी ड्रॉ भी कर रहे हैं, पिछले बच्चों ने सभी ने ड्रॉ भी किया बेसिकली, ठीक है। वहां से आपको सारे करंट एज इट इज याद हो जाएंगे। यहाँ पर तो मैंने क्वेश्चन का लेवल दिखाने के लिए आपको बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेसिकली ये भी, ठीक है। कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों एग्जाम के अंदर, अगर आपको याद है तो ये आसानी से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। करंट्स हम ओशियन वाइज ही करते हैं सारे, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, इंडियन ओशियन, सब कुछ हम ओशियन वाइज ही करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट देखिए, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में जो लोकेटेड है भाई, ठीक है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है, वो कहां पर लोकेटेड है? सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में या साउथ ऑस्ट्रेलिया में? सो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है बच्चों, दैट इज ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहां लोकेटेड है? अभी ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रीफ कोरल रीफ है बेसिकली ये, ठीक है। 100 माइल्स के अंदर से भी ज्यादा का एरिया बेसिकली जो ये कवर करता है, दुनिया का लार्जेस्ट कोरल रीफ है बेसिकली ये, ठीक है, ठीक है जी। सो ये थी आज की वीडियो के हमारे 15 क्वेश्चंस बच्चों। आई होप सो कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, एग्जाम जरूर क्रैक होगा। पेपर का लेवल भले थोड़ा बढ़ रहा है, आप लोग भी अपना लेवल बढ़ाइए भाई, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तैयारी का लेवल भी बढ़ाइए, अपनी मेहनत बढ़ाइए, एग्जाम जरूर क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।